नमस्कार हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बहुत बहुत प्रणाम। हिमांशु जी, क्या अंदर खाने बात बन गई है कि सुनेत्रा पवार ही डिप्टी सीएम बनेंगी, बारामती से चुनाव लड़ेंगी? और बताया जा रहा है कि कल शनिवार को 11 बजे एनसीपी के विधायक दल की बैठक होने जा रही है। बात तो कुछ ऐसी आ रही है, सूत्र बता रहे ऐसा, और ये होना भी चाहिए क्योंकि डायनेस्टिक पार्टी के अंदर वो डायनेस्टी के बाहर से किसी को लाना और उसको उप मुख्यमंत्री पद जैसा कोई पद सौंपना, ये बहुत बड़ी मशक्कत और दिक्कत की बात होती है। और जब सुनेत्रा पवार जैसे कैंडिडेट आपके पास मौजूद है, मैं क्यों कह रहा हूं कि वो कैंडिडेट है, उनको लोकसभा का टिकट दिया गया था। हाँ ठीक है, वो सुप्रिया सुले के सामने हार गए, मगर उनको राज्यसभा में भी भेजा गया। मतलब 1 साल पहले से ही, ये अकस्मात की किसी को खबर नहीं थी, मगर 1 साल पहले से ही उन्होंने तैयार कर दिया था कि जब तक हमारी जनरेशन नेक्स्ट तैयार हो तब तक सुनेत्रा भी राजकारण में आ सकते हैं, और यही चीज होने जा रही है। और जब ये अवेलेबल है तो ऐसा ही होगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, काफी लोगों को पता है, वहां के लोकल लोगों को तो पता है कि अजीत दादा पवार का क्रिमेशन हुआ उस वक्त उनके पास पूरा वक्त ज्यादा करके फैमिली के लोग ही बैठते हैं, पूरा फैमिली ही होता है। बाहर के लोग तो आते हैं, अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, चले जाते हैं, मगर देवेंद्र फडणवीस पूरा वक्त वहां बैठे थे। एकनाथ शिंदे भी पूरा वक्त वहां बैठे थे। पर्सनल तौर पे कहा जाए, व्यक्तिगत तौर पे, तो देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा पवार की आपस में काफी बनती थी, और उसी वजह से देवेंद्र फडणवीस ने फाइनेंस जैसा पोर्टफोलियो उनके हवाले किया था। देखिए, महाराष्ट्र का फाइनेंस संभालना और उसके साथ में मुंबई जैसा महानगर जुड़ा हो वो राज्य के लिए, वो एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि काफी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं महाराष्ट्र के अंदर जिनके लिए फाइनेंस का होना बहुत जरूरी है। और फाइनेंस मिनिस्टर अगर अपना आदमी नहीं होता सरकार के अंदर भी, तो वो बहुत मशक्कत दिक्कत करनी पड़ती है इनको। और देवेंद्र फडणवीस का कुछ ऐसा कामकाज रहा है महाराष्ट्र के अंदर पिछले 4-5 सालों में, जब से वो 3 दिन की सरकार बनी ना, अजीत दादा पवार और देवेंद्र फडणवीस की, तब से लेके आज तक फडणवीस ने कभी सोचा नहीं दिन है या रात, और उसी का नतीजा है कि लोगों ने बहुत समझाया, मगर आखिर में फडणवीस को जाके वो काम करना पड़ा सुनेत्रा जी के लिए, और कहा कि ये तो आपके पति की सीट है, ये पति का पद है, उसे आप नहीं संभालोगे तो और कौन संभालेगा। प्रजा ने आपके ऊपर भरोसा देके आपको इतनी सीटें दी है, अब इसकी बागडोर किसी और को नहीं दे सकते। सीधे साधे शब्दों में मैं ये रख रहा हूं अंजू जी आपके सामने, मगर बात कुछ ऐसी हुई है कि जहां पर दूसरा उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों अजीत दादा के क्रिमेशन के वक्त पे घर के सभ्य की तरह उनके साथ में जुड़े हुए थे। ये बहुत कुछ कह जाता है, ये पर्सनल बातें बहुत कुछ कह जाती है, और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जिसको कहते हैं ना, वो जरूरी होता है ऐसी चीजों में। और वो ज्यादा करके जब बात कर रहे हो कि अजीत दादा का एक मन वो भी था कि उनके फैमिली में उन्हें कोई मनमुटाव नहीं चाहिए, तो वो भी वो सोचते थे कि हमारी एनसीपी जो टूटी हुई है वो फिर से एक हो जाए। तो भाजपा शासन और शासक के तौर पे वो तो कतई नहीं चाहेगी कि शरद पवार गुट का कोई आके उप मुख्यमंत्री बन जाए। तो ये इनके लिए ये बहुत विन विन सिचुएशन जैसी है, मुझे तो ये दिखता है कि कहीं ना कहीं। और दूसरी बात, सियासी अनुभव जो अजीत दादा के पास था, वो सियासी अनुभव तो सुनेत्रा जी के पास तो है नहीं। भाजपा विल ऑलवेज वांट दैट
भाजपा को हमेशा ये चाहिए होगा कि उप मुख्यमंत्री तो रहे उनका, मगर वो हमारे दायरे के बाहर नहीं जाए। ये तो कोई भी शासक चाहेगा। जब कोई एक पार्टी की सरकार होती है तब भी मुख्यमंत्री अपनी पसंद के मंत्रियों को चुनता है ना। हाँ, फिर कभी कभी हाईकमांड से एक दो नाम आ जाते हैं, वो बात ठीक है, एकोमोडेट करने वाली बात यहां पर नहीं है। तो इसके लिए भाजपा इसमें राजी हो रहा है, ये मुझे तो दिखता है अंशु जी। और ये कल शपथ विधि हो जाए, क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि हाईली कल 11 लाइकली। बजे क्योंकि कल 11 बजे विधायक दल की बैठक है, कहा जा रहा है 2 बजे सुनेत्रा जी के नाम का ऐलान होगा, 5 बजे के आसपास शपथ ग्रहण समारोह होगा। पर एक चीज और है, जो मंत्रालय हैं, जो वित्त मंत्रालय जैसे अजीत दादा के पास था, आबकारी था, खेल मंत्रालय था, प्लानिंग था, तो कुछ मंत्रालय तो सुनेत्रा जी को दिए जा सकते हैं। वित्त मंत्रालय आपको लगता है कि अपने पास ले लेंगे देवेंद्र फडणवीस? कम से कम 1 आध साल के बाद के लिए तो रखेंगे। अगर सुनेत्रा पवार अपने आप को, इफ शी इज प्रूविंग हरसेल्फ, तो बात अलग है कि दिया भी जा सकता है बाद में। मगर शुरू में अभी तो मुझे कहीं कहीं ना कहीं ये दिखता है कि भाजपा फिनांस जैसा मंत्रालय अपने पास रखेगा, मगर उससे कोई बड़ी बात नहीं होगी, मनमुटाव की बात नहीं आएगी यहां पर। क्योंकि भाजपा एक चीज को ऑनर करेगा, अजीत दादा पवार के फैमिली को ऑनर करेगा, वही वो पार्टी के समर्थकों के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज जो अंक गणित हम देखें विधानसभा के अंदर, तो ऐसी कोई स्थिति बनती नहीं कि जहां पर अजीत दादा पवार फैक्शन को अगर भाजपा नाराज भी एक बारी कर देता है तो उनकी सरकार को कुछ होने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में अपने पार्टनर को ऑनर करना, उसकी विरासत को ऑनर करना, ये एक राजकीय पार्टी के तौर पे भाजपा हमेशा हर जगह करती आई है। पहले भी आपको एग्जांपल्स मिलेंगे कि जब बाला साहब ठाकरे के साथ में पूरी जो पूर्ण शिवसेना थी, उसके साथ में भी भाजपा ये ऑनर करता आया। तो महाराष्ट्र में तो ये एक नीति है। अब सवाल मुद्दे का एक ही उठता है कि ये जो बात जो मर्जर की जा रही है अगले फरवरी के फर्स्ट वीक के एंड पे, उसका क्या होगा, तो उसके ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं हम। मगर फिलहाल तो मुझे ये दिखता है कि सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र के राजकारण में वापस आके सक्रिय रूप से अपनी भूमिका अदा करेगी। हाँ जी। और फिर जैसे उनके आने से जो उनका अजीत दादा की एनसीपी है, उनमें जो वर्कर है, कार्यकर्ता है, वो फ्यूनरल के दिन भी बोल रहे थे सुनेत्रा बेणी वो बन सकती हैं, उनको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। जाहिर सी बात है उनमें वो अजीत दादा की छवि भी देखेंगे कि उनकी पत्नी है और सिंपैथी भी रहेगी, और चुनाव जब वो लड़ेंगे तो उसमें भी उनको फायदा होगा। लेकिन जैसे आपने कहा ना कि मर्जर की बात अब दबी छुपी जुबान में हो रही है एनसीपी के दोनों घटक दलों में। ये कहा जा रहा है दोनों में, शरद पवार की एनसीपी में भी, कि फरवरी के 7-8 तारीख को मर्जर होने वाला था और अजीत दादा इसको लेकर बहुत पॉजिटिव थे। तो अब आपको क्या लगता है, अब अजीत दादा तो नहीं रहे, तो आपको लगता है कि अब भी मर्जर की गुंजाइश है? मर्जर की गुंजाइश तो है, मगर मैं इसको दूसरी तरफ से राजकीय दृष्टिकोण से इसको देखना चाहूंगा कि अब मर्जर की गुंजाइश और मर्जर की जरूरत किसको है सर? महाराष्ट्र के राजकारण में फिलहाल जरूरत शरद पवार गुट को है। उनको अपना अस्तित्व, खोया हुआ अस्तित्व अगर वापस लाना है, बरकरार रखना है थोड़ा बहुत जो है वो, तो उनको ओरिजिनल एनसीपी जिसको चुनाव आयोग ने मान्यता दी है, वो अजीत दादा पवार की एनसीपी है, उनके साथ में मिल जाना पड़ेगा। थोड़ा कड़वा घूंट पी के भी मिल जाना पड़ेगा। और दूसरी बात कि शरद पवार, जैसे मैंने कहा कि वो पार्टी के आइडियोलॉग है, वर्कहॉर्स नहीं है, तो वो बात मुझे बड़ी सीधी समझ में आ रही है कि एक गुट है जिनके 40-45 विधानसभा है, जिनके हाथ में सत्ता है, तो वो तो अपनी सत्ता छोड़ेगी नहीं।
सत्ता में आया हुआ, क्योंकि राजकीय पक्ष एक चुनाव क्यों लड़ता है? सत्ता के लिए लड़ता है, और सत्ता में आने के बाद वो तो सत्ता छोड़ेगी नहीं। तो जब मर्जर की बात आएगी, हाँ, अजीत दादा चाहते थे कि अपने भाइयों को वापस लाओ, मेरे चाचा को मैं वापस ले आऊंगा। पहले शरद पवार भतीजे को वापस लाते थे, अब भतीजा चाचा जी को वापस लाना चाहता था। मगर इस वक्त का सिचुएशन 2026 में स्थिति यह है कि शरद पवार हयात तो है, मगर क्या उनका वही प्रभाव है? एक रैली में शरद पवार चले गए तो उनका प्रभाव है, मगर शरद पवार की वो स्पीच सुनने को नहीं मिलती आपको। तो वर्कर भी वही सोचेगा ना कि क्या शरद पवार के बाद कौन एनसीपी का करता धरता? तो एनसीपी की बागडोर आगे जाके सुप्रिया सुले के हाथ में आए तो वो ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि फिर से वही डायनेस्टी वाली बात आ जाएगी। ऊपर से एक बैलेंस भी हो जाएगा कि एनसीपी के कार्यकर्ताओं का प्रमुख कौन होगा? तो शरद पवार की बेटी और उनके भतीजे की बहू राज्य की उप मुख्यमंत्री होगी। तो वहां बैलेंस सही बैठता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, बीच में एक बात एक सर्कल में आई थी, भाजपा का एक राजकीय सर्कल है छोटा सा, जिसमें यह बात आई थी कि एक सीए हुए पाटिल साहब है, जो विधानसभा भी है और फाइनेंस के बड़े विजर्ड है, उनका नाम चल रहा है जोर शोरों से, मगर उनकी दिक्कत सिर्फ एक ही थी, माफ करना, कहा जाता है कि वो सुप्रिया सुले के नजदीकी थे। भाजपा कतई ऐसा नहीं चाहेगा कि कोई नायब मुख्यमंत्री बन के बैठे जो सुप्रिया सुले या शरद पवार का करीबी हो। ये बात को समझ में रखने की जरूरत है, और इसकी वजह से अगर सुनेत्रा पवार आती है तो काफी लोगों की दिक्कतें कम हो जाती है, और भाजपा की तो सबसे ज्यादा, क्योंकि भाजपा के लिए दैट इज अ ग्रीन जोन आज के वक्त पे। और अजीत दादा पवार का जो गुट है, उसमें आपको आप प्रफुल्ल पटेल को ले लो या छगन भुजबल को ले लो या विखे पाटिल को ले लो, तो वो तीनों चारों अपने आप को नायब मुख्यमंत्री पद के दावेदार समझते हैं, समझेंगे बड़े नेता है तो। मगर उनको भी सुनेत्रा पवार के नाम पे कोई दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि एक जो सिंपैथी फैक्टर है, और भारतीय राजकारण में हमने देखा है कि सिंपैथी में क्या क्या होता है। माताजी के निधन के बाद बेटे को 414 सीटें भी यही भारत ने दी है, बिल्कुल, और यही बात हर जगह पे आपको देखने को मिलेगी। और इसीलिए सुनेत्रा पवार थे, जो कि अभी ओवर द हिल भी नहीं है उम्र के मामले में, रिलेटिवली यंग है। अगर हम 75-80 साल के राजकारणियों की बात करें तो उनके मुकाबले तो वो काफी यंग है। अगर वो अपनी एबिलिटी स्थापित करती है महाराष्ट्र के राजकारण में, तो जैसे आपने पूछा कि फाइनेंस जैसा भारी भरकम पोर्टफोलियो भी आ सकता है उनके पास, क्यों नहीं आ सकता। और जहां तक मर्जर की बात है, मैं ये समझता हूं कि मर्जर होगा, मगर फिलहाल महीने 2 महीने में ये बात नहीं होने वाली। मैं बहुत स्पष्ट रूप से मानता हूं कि अजीत दादा की इच्छा थी, कुछ बातें भी हो रही थी, कानों में कुछ सुनाई भी दे रहा था कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में तीसरे हफ्ते में साथ मिलेंगे और इकट्ठे हो जाएंगे। मगर ये अभी महीना 2 महीना लोग तेल देखेंगे, तेल की धार देखेंगे कि अगर सबसे ज्यादा मर्जर की कोई को जल्दी है तो वो पवार गुट को है, बिल्कुल, क्योंकि उन्हें अपना अस्तित्व बचाना है। क्योंकि सुप्रिया सुले को सांप्रत तो रखना पड़ेगा ना, वरना हो क्या जाएगा, हार के भी कोई जीत जाता है। लोकसभा में सुप्रिया सुले जीती,
सुनेत्रा जी हारी थी, मगर फिर भी वो राज्यसभा की सांसद बनी और पति के आकस्मिक निधन के बाद वो नायब मुख्यमंत्री बन गई। तो वो सिबलिंग राइवलरी जैसा, जिसे हम कहे कि फैमिली राइवलरी जैसा कहे, फैमिली के अंतर्गत वो डायनेस्टिक पार्टीज के अंदर काफी होता है। आप सीधा एग्जांपल देखें ना अंजू जी, तमिलनाडु के राजकारण के अंदर कनिमोझी की क्या स्थिति है आज? करुणानिधि फैमिली है, ऐसे देखा जाए तो कनिमोझी की क्या स्थिति है? तो प्रस्तुत रहने के लिए भी कभी कभी ऐसे मर्जर करने पड़ते हैं, मगर ऐसे मर्जर धड़ाम से नहीं हो जाते, जहां तक मेरा मानना है। यस जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जल्दबाजी में तो शरद पवार गुट होगा कि ये मर्जर हो जाए, और होता है। कहीं ना कहीं ये जल्दबाजी इस बात की भी हो सकती है कि भाई जो डिप्टी सीएम की पोस्ट है वो उनकी बेटी को ही मिल जाए, सुप्रिया को। मिल ये जाए। जल्दबाजी भी हो सकती है, और इसीलिए अंदर खाने बहुत जल्दी से ही काम हुआ, क्योंकि अभी एक दिन ही तो हुआ है फ्यूनरल को। हाँ, आप सोचिए, और उसी दौरान ये तय कर लिया गया। और आपने बिल्कुल ठीक ऑब्जर्व किया कि वहां पर शिंदे भी बैठे रहे, देवेंद्र फडणवीस जिनका कि वो बहुत क्लोज रिश्ता था, बड़े क्लोज दोस्त थे, वो भी वहां बैठे रहे। और इस दौरान उन्होंने उनको समझाया होगा सुनेत्रा जी को कि आप बन जाइए, तभी सब कुछ ठीक रहेगा। और इस काम में वो सबसे सक्सेसफुल भी हो गए कि उन्होंने समझा लिया, मना लिया, और वो तैयार भी होंगे। और इतनी जल्दी अगर कल विधायक दल की बैठक है, उनको नेता चुन लिया जाता है, तो फिर तो बड़ी जल्दी उनकी ताजपोशी हो जाएगी, वो शपथ ग्रहण कर लेंगी। और ये मुझे लगता है एक तरह से झटका भी है हिमांशु जी शरद पवार गुट के लिए कि सब कुछ अंदर खाने बड़ी जल्दी हो रहा है। हाँ, बहुत सीधी सी बात है अंजू जी, बहुत सीधी सी बात है। देखिए, एक चीज का मैं दावा कर सकता हूं और कह सकता हूं कि अमित शाह माफ कर देते हैं, भूलते नहीं। भाजपा को जो एक तमाचा शरद पवार जी ने राजकीय तौर पे मारा था, 3 दिन की सरकार गिरा के, उसका बदला आज भी लिया जा रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी। आप हर जगह पे देखो, अगर कहीं पे भाजपा जैसे पक्ष ने पीछे हट की है या करनी पड़ी है, तो उसका बहुत करारा जवाब आने वाले दिनों में दिया गया है। मैं एक राजकीय अवलोकन की तरह आपको ये बता रहा हूं। एज अ पॉलिटिकल कमेंट्री, आई एम सेइंग दिस वेरी क्लियरली, बहुत सीधी भाषा में है कि माफ कर देते हैं, भूलते कभी नहीं। भाजपा की जो शीर्षस्थ नेतागिरी है वो माफ कर देती है, जहर के 2 घूंट पी जाएगी, मगर भूलेगी नहीं। और यही सुनेत्रा पवार अगर चाहते तो लोकसभा की सीट हार जाने के बाद फिर से उसको ओब्लिवियन में डाल दिया होता, वो हाउसवाइफ बनी रहती, उन्हें तो उनसे भी कोई दिक्कत नहीं थी। मगर उनको राज्यसभा के लिए क्यों नॉमिनेट किया गया, जबकि अजीत दादा पवार का सिर्फ शायद एक ही सीट थी उनकी, या 2 थी, और कोई जा सकता था। प्रफुल्ल पटेल तो है ही वहां पर। सुनीत्रा पवार को क्यों भेजा गया राज्यसभा में? राजकीय अनुभव के लिए ना। अगर देखे तो ये बात भी समझ में आती है कि उनको राजकारण में सक्रिय क्यों रखा गया, कि अगर कोई आपदा आती है, कभी किसी वक्त किसी की जरूरत पड़ती है, तो ये भी तैयार होनी चाहिए। ये इन लोगों ने यही इसी तरह का मौका पंकजा मुंडे को भी दिया था। हाँ, खैर वो बात अलग है कि वो जीत नहीं पाई और उसके बाद ओब्लिवियन में चली गई, गोपीनाथ मुंडे जी की बेटी। तो ये भाजपा का एक बहुत शिस्तबद्ध तरीके से काम करने वाली पार्टी है, ये संगठन की पार्टी है। यहाँ छोटी छोटी बातों का हिसाब रखा जाता है, और उसी की तरह भले आप हमारे पार्टनर हो, आप भले हमारे पार्टनर से मिल जाओ, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि शरद पवार के लिए अब बहुत हेल्थ की वजह से तकलीफें हैं।
और शरद पवार जितने एंटी बीजेपी हुआ करते थे एक वक्त, वो अभी नहीं रहे। वो आज ज्यादा एंटी कांग्रेस है बीजेपी से। वो भी भाजपा की नेतागिरी समझती है, मगर जो किया था और जिसकी वजह से भाजपा की नाक कटी थी, वो चीज को ये भूलेंगे नहीं। और वो आपको हर जगह दिखेगा जब तक शरद पवार का अस्तित्व है। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि ये ऐसे ही कुछ हो रहा है। हालांकि हमें नहीं पता होता पार्टी की शीर्षस्थ नेतागिरी में क्या, नेताओं के जी बीच में क्या बात हो रही है, मगर जैसे अमित भाई व्यूह रचना करते हैं कि पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके जब नीतीश कुमार को कहना पड़े कि ये मेरा अंतिम कूदका था, अंतिम छलांग थी, इसके बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तो बाजू में बैठे बैठे नरेंद्र भाई हंसते हैं। वो दृश्य बहुत कुछ कह जाता है। बिल्कुल। तो हिमांशु भाई, महाराष्ट्र का राजकारण तो ऐसे ही चलेगा। लेकिन अभी ये समझाइए कि ये सब होने के बाद अब सोचिए विडंबना, कहाँ तो शरद पवार अपनी बेटी को महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर देखना चाहते थे। जब वो चले गए थे, महाविकास आघाड़ी गठबंधन बना, तब ये भी चर्चाएं थी कि वो तो सुप्रिया को सीएम बनाना चाहते हैं। और आज देखिए, उनके भतीजे की पत्नी अब डिप्टी सीएम बनने जा रही हैं, तो अब तो उनकी एक तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में पैठ बढ़ेगी बढ़ेगी। तो और ये आप जैसे कि खबरें थी कि अगर दोनों का मर्जर होता है तो सुप्रिया जो है वो तो राष्ट्रीय राजनीति करेंगी, तो अब तो सुप्रिया हमेशा के लिए राष्ट्रीय राजनीति करेंगी। लेकिन जो एनसीपी अजीत दादा की है, उसमें अध्यक्ष पद किसको सौंपा जा सकता है? आपको लगता है कि प्रफुल्ल पटेल संभालेंगे पार्टी का कार्यकाल? काफी भी, अगर समझ लो मर्जर नहीं होता है तो अलग एंटिटी तो होगी, तो उसके लिए दो चार दावेदार है और प्रफुल्ल पटेल इज वन ऑफ द फोररनर्स। छगन भुजबल भी है, विखे पाटिल भी है, काफी लोग हैं। बात ये नहीं है, यहाँ बात आ जाती है फिर क्या, पवार फैमिली से निकटता की, अजीत दादा के फैमिली से निकटता वाली बात। ये डायनेस्टिक पार्टियों में कि जो पार्टी का बेस एक फैमिली से उद्भवता है, शुरू होता है, वहां पर आप हमेशा देखेंगे कि पार्टी का प्रेसिडेंट वही होगा हु विल बी द यस मैन ऑफ द डायस। हम ये कांग्रेस में भी देख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों बिठाया गया, शशि थरूर को उस वक्त क्यों हराया गया, कि अपने दिमाग से ना सोचे। ये तो बड़ी सीधी बात है कि जब एक फैमिली पार्टी रन करता है, और इसीलिए तो शायद नरेंद्र भाई हमेशा कहते आए कि भाई डायनेस्टी को खत्म करो। आपको याद आएगा तो बराबर मैं बता दूं, 2014 के उनके पहले प्रजासत्ताक दिन वाले उसमें उन्होंने ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से कही थी, स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत, डायनेस्टिक रूल से मुक्ति। ये उनके बड़े संदेश थे। तो और आप देखो शिस्तबद्ध तरीके से हर राज्य के अंदर जहां जहां फैमिली डायनेस्टी राज करती है, उनको धीरे धीरे उखाड़ उखाड़ के फेंका जा रहा है। देखिए आप बिहार में लालू प्रसाद यादव का क्या 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 हश्र कर दिया, हरियाणा में किनको हराया, हुडा साम्राज्य, उत्तर प्रदेश में यादव। देखिए हर जगह पे ये चीज हो रही है। अब बारी है महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी जीत के बाद, अब बारी है तमिलनाडु की। अभी तमिलनाडु में वहां भाजपा सत्ता पे आएगा कि आ नहीं पाएगा, मगर उनको गठबंधन करने पड़ेंगे। और भाजपा जैसी पार्टी महाराष्ट्र में बड़ा प्लेयर है, मगर तमिलनाडु में छोटा प्लेयर बनके भी वो सत्ता मिलेगी ना, तो भाजपा भी जाके बैठ जाएगी। ये उनकी नीति रही है। बिल्कुल। छोटे से बड़ा ऐसे ही हुआ जाता है। तो ये सब चीजें देखने के बाद, और देवेंद्र फडणवीस का जो कॉन्फिडेंस है और देवेंद्र फडणवीस के प्रति जो विश्वास है राष्ट्रीय नेतागिरी का भाजपा का, मुझे तो इतना समझ में आता है कि द चांसेस ऑफ सुनेत्रा पवार बिकमिंग डेप्यूटी सीएम टुमारो आर मच हायर देन एनीवन एल्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए मना लिया गया है उनको, इसीलिए खबरें आई हैं, और बड़ी जल्दी मनाया गया है। मतलब कुछ 48 घंटों के अंदर ही इस फैसले पर पहुंच गई है अजीत पवार दादा की पार्टी।
तो इसका मतलब है कि बड़े स्तर पर कई लेयर्स में ये बैठकें हुई हैं परिवार के अंदर, और देवेंद्र फडणवीस वहां बैठे थे परिवार के अंदर, तो उन्होंने समझाया होगा कि ये पार्टी अजीत दादा की है, उनकी पत्नी को ही कमान संभालनी चाहिए डिप्टी सीएम के तौर पर। तो चलिए अब देखते हैं कल क्या क्या होता है एनसीपी में। और शरद पवार की पार्टी के लिए झटका तो है, क्योंकि वो तो मर्जर के सपने संजोकर बैठे थे, और वो आप कह रहे हैं कि फिलहाल तो 1.5-2 महीने दिखता नहीं कि मर्जर होगा। तो अब देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। लेकिन हिमांशु जी, आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।